गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, हम बात कर रहे थे मॉलर कंडक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने देखा था कि कंडक्टेंस जो थी वो डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, मॉलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहे थे। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि डाइल्यूशन क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है पर्टिकुलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पर उस डाइल्यूशन का। तो उसी कंटिन्यूशन में हम चल रहे थे, मॉलर कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे थे कि मॉलर कंडक्टिविटी का हमने देखा डाइल्यूशन पर मॉलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कितनी इंक्रीज होगी या वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे इंक्रीज होगी, वो चीज हमें देखना है। तो उसी में हमने देखा था कि मॉलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमने इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया था। वो ग्राफ था हमारी कंसेंट्रेशन और मॉलर कंडक्टिविटी के बीच में। कंसेंट्रेशन यानी जस्ट अपोजिट है डाइल्यूशन का। यहाँ देखो, जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन कम करोगे यानी आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, आप अपने पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर को डाइल्यूट कर रहे हो। तो क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाना या कंसेंट्रेशन कम करना। आप इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हो एक्स एक्सिस पर, तो आप कंसेंट्रेशन कम कर रहे हो यानी आप क्या बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं। तो जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर हमारी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट इंक्रीमेंट जो है, जो वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल है, बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑलरेडी उनका आयनाइजेशन काफी सारा होता है, वो अच्छे से कंडक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, या कंडक्टिविटी उनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी उनकी बढ़ती है, मॉलर कंडक्टिविटी, बट स्मॉल वेरिएशन शो होता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है कि बहुत कम बढ़ती है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट सी लाइन हमें मिलती है, ठीक है। डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर हमें यहाँ पर मॉलर कंडक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बट बहुत कम इंक्रीमेंट। ये लाइन शो कर रही है, बहुत कम इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखो, जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन करते गए हम जीरो कंसेंट्रेशन पर पहुंचे, यानी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पहुंच गए, बिल्कुल डायल्यूट हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कंसेंट्रेशन पर जो हमें मॉलर कंडक्टिविटी मिली, उसे हमने EM0 से डिनोट किया, जिसे हम कहते हैं मॉलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। EM0 से इसे हमने डिनोट किया। यहाँ हमने लिखा हुआ भी, कंसेंट्रेशन कम करना या डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब मॉलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें क्या मिलती है, मॉलर कंडक्टिविटी मिलती है, इसे हम EM0 से शो करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसेंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर आपको यही चीज तो फाइंड आउट करनी है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मॉलर कंडक्टिविटी कितनी है, या पर्टिकुलर डाइल्यूशन करने पर मॉलर कंडक्टिविटी कितनी आई। तो उसके लिए आप देखो, इस ग्राफ से ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो स्ट्रेट लाइन का आप ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन आप अप्लाई करोगे, जो कि क्या होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल mx प्लस c, यही होता है स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन। तो यहाँ पर y किसे शो कर रहा है, उस वैल्यू को जो y एक्सिस पर आपने लिए, यानी कि मॉलर कंडक्टिविटी। m किसे शो कर रहा है, m स्लोप को शो कर रहा है, ठीक है। स्लोप कैसा हमारा, ये स्लोप है, ये स्लोप है हमारा, और स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव है। अगर हम इस तरह से होता हमारा स्लोप इस तरह से, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता। अभी हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पर m स्लोप को डिनोट कर रहा है, x उस वैल्यू को डिनोट कर रहा है जो आपने x एक्सिस पर लिए, यानी कंसेंट्रेशन, और c किसे डिनोट करता है, इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी ग्राफ लाइन, ये कहाँ कट कर रही है, y एक्सिस को, वो इंटरसेप्ट है आपका। तो इंटरसेप्ट पर आपको क्या मिलती है, मॉलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी EM0। तो सारे वैल्यूज हमें पता है, हम पुट करेंगे। y की जगह हमने लैम्डा m लिखा, यानी कि मॉलर कंडक्टिविटी, और m जो है हमारा किसे डिनोट कर रहा है, m किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप को। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर m की जगह हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, तो हमने वो b कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। कोई कांस्टेंट ले लिया b, और नेगेटिव उसके आगे लगाएंगे क्योंकि स्लोप हमारा नेगेटिव है, और x पर √c हमारी कंसेंट्रेशन है, और c क्या है हमारा, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट पर हमारी कौन सी वैल्यू है, EM0, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो इस इक्वेशन को, तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल m इज इक्वल हियर EM0 माइनस b√c। आपको सारी वैल्यूज पता है, लैम्डा m क्या है यहाँ पर, EM0 क्या है, b क्या है आपका कांस्टेंट है, c क्या है कंसेंट्रेशन है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को, और इसे हम नाम देते हैं डी-बाय-हगेल-ऑनसागर इक्वेशन, ठीक है। क्या काम आती है इक्वेशन, इट इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट मॉलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने ये सारी कैलकुलेशन की, देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मॉलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा वेरिएशन यानी थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट थे वो, तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी थी। आपने डायल्यूशन किया तो थोड़ी बहुत और बढ़ गई उनकी कंडक्टिविटी, बट इतनी नहीं बढ़ी क्योंकि ऑलरेडी वो अपना पीक शो कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये जो पाउंड-सागर इक्वेशन है ये हमारी हेल्प कर रही है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आप किस तरह से उसकी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मॉलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो या उसके पर्टिकुलर मॉलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, हमारा कॉलर्स लॉ हमारा मेन टॉपिक है। वो कॉलर्स लॉ आपकी हेल्प करता है टू कैलकुलेट द मॉलर कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के केस में आपने देख लिया, ग्राफ आपने देखा, उस ग्राफ पर आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाई क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा था, तो उससे आपको डी बाय ऑन इक्वेशन मिली। उस इक्वेशन से आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेशन सारी करना सीखी। अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो एक बार इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि डाइल्यूशन पर जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मॉलर कंडक्टिविटी पर कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या उसमें भी स्मॉल वेरिएशन देखने को मिलता है। तो देखो, जब ग्राफ प्लॉट किया गया किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और उसकी मॉलर कंडक्टिविटी के बीच, तो डाइल्यूशन पर इस तरह का हाइपरबोला कर्व हमें मिलता है। ठीक है, यानी क्यों मिलता है ये हाइपरबोला कर्व, ये क्या शो कर रहा है कि आप जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे यानी जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करोगे, आपकी जो मॉलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो क्या होगी, तेजी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ना कि स्ट्रॉन्ग की तरह। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन एंड मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज ड्रास्टिकली, काफी तेजी से इंक्रीज होते हैं दोनों। तो वी ऑब्जर्व लार्ज वेरिएशन इन मॉलर कंडक्टिविटी, बढ़ रही है, ये तो आप देखकर आए हो क्यों बढ़ रही है, बट इसमें लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले कंडक्टिविटी नहीं कंडक्ट कर पा रहे थे, अच्छे से वीक थे क्योंकि वो अच्छी तरह आयोनाइज नहीं हो रहे थे अपने सॉल्वेंट में। तो जब हमने उनको और डाइल्यूट किया, हमने और ज्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाया, तो उनमें नंबर ऑफ आयंस, उनमें अच्छे से आयनाइजेशन होने लगा, आयंस बहुत अच्छे से हमें मिलने लगे, पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमें आयन देने लगा और वो आयंस तेजी से मूव करने लगे, तो इस वजह से कंडक्टिविटी हमारी बढ़ गई। तो हमें कैसा ग्राफ मिला, इस तरह का हाइपरबोला ग्राफ मिला। अब देखो, आपने क्या देखा था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मॉलर कंडक्टिविटी जिसे EM 0 से हम शो कर रहे थे वो हम कैलकुलेट अच्छे से कर सकते थे, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो इसके पैरेलल चलेगा। आप कितना भी ऊपर ले जाओ ये मीट नहीं करेगा, ये नहीं कट कर रहा है, ये डाइल्यूशन यहाँ पर आप EM नॉट को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो क्योंकि हमारा ग्राफ पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो उसके लिए कॉलर्स लॉ जो है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ये कॉलर्स लॉ हेल्प करता है कि आप इस लॉ के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मॉलर कंडक्टिविटी। बाय ग्राफिकल मेथड वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट मॉलर कंडक्टिविटी जिसे हम EM 0 से शो करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफिकल मेथड से नहीं दिखाना हमें पॉसिबल। सो कॉलर्स लॉ इज यूजफुल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉलर कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉलर्स ने अपना लॉ दिया कि आप इस लॉ से मेरी इक्वेशन आप यूज करके आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मॉलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि ग्राफिकल मेथड से हमें पॉसिबल नहीं लगा था। वहां पर हम वो अपनी जो इक्वेशन थी हमारी स्ट्रेट लाइन वाली वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो कॉलर्स ने अपना लॉ दिया। हम कॉलर्स लॉ देखेंगे, इसे नोट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट, अब कॉलर्स लॉ की हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कॉलर्स लॉ हमें बताता है कि किस तरह से आप लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन पर आप मॉलर कंडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कॉलर्स लॉ क्या कहता है, लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी। क्या है लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी, हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखकर आए, EM नॉट से शो करते हैं, जो कि जीरो कंसंट्रेशन पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मॉलर कंडक्टिविटी को शो करता है। इसे हम लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ
केटायंस एंड एनायंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा फॉलोअर्स लो ने कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको देखनी है तो वो मोलर कंडक्टिविटी किसका समेशन है, उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट केटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। देखो जैसे EM नॉट यानी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो आप उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट केटायन जितने भी केटायन है उनकी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कंडक्टिविटी जिसे लैम्डा m 0 से शो करेंगे। ध्यान रखना किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो EM 0 से शो कर रहे हैं और किसी पर एक केटायन या एनायन के लिए लैम्डा m यूज करेंगे, लैम्डा m 0 और एनायन के लिए लैम्डा m 0 ऑफ एनायन। तो इनका समेशन होगा तो आपको इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे मान लो हमें NaCl का एग्जांपल दिया, EM नॉट फॉर NaCl हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा m 0 फॉर Na प्लस लैम्डा m 0 फॉर Cl, क्योंकि इसमें केटायन Na प्लस है और एनायन Cl माइनस है। यही हमारा फॉलोअर्स लो है। अब एक एग्जांपल देख लो, उससे आप अच्छे से समझोगे कैसे क्वेश्चन आते हैं फॉलोअर्स लो पर बेस्ड। जैसे मान लो आपको EM 0 फॉर NaCl वैल्यू दी है आपको 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जानते हो ना आप, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है ये। और EM 0 फॉर HCl आपको दिया है 420, EM 0 फॉर सोडियम एसिटेट आपको दिया है 90 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द EM 0 फॉर एसिटिक एसिड। आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दी, आपसे किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। तो देखो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर NaCl जो हमें इसकी EM नॉट दी है इसको इस तरह में लिख सकते हैं ना, लैम्डा m ऑफ Na प्लस और लैम्डा m 0 Cl माइनस लिख सकते हैं इसे। HCl के लिए हम वही कंट्रीब्यूशन H प्लस और Cl माइनस फॉलोअर्स लो के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। CH3COONA सोडियम एसिटेट के लिख सकते हैं ना, सोडियम एसिटेट में एसिटेट आयन है माइनस की फॉर्म में और Na प्लस है केटायन की फॉर्म में, इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने NaCl के लिए जो इक्वेशन हमने लिखी फॉलोअर्स लो के अकॉर्डिंग उसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, HCl की सेकंड इक्वेशन और सोडियम एसिटेट के लिए थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब हमें पूछ कह रहा है एसिटिक एसिड के लिए EM 0 फाइंड आउट करो यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो एसिटिक एसिड के लिए जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉलोअर्स लो का तो क्या होगा, EM 0 इज इक्वल टू द लैम्डा m 0 एसिटेट आयन प्लस लैम्डा m 0 H प्लस आयन, यही चीज होगी ना। अब आप देखो आपको जो गिवन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है उन्हीं में से आपको अपने पूछे गए इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना होगी। तो एक चीज ध्यान से देखो, जब आप देखते हो एसिटिक एसिड में एसिटेट आयन है और H प्लस आयन है, यहाँ देखो इन तीनों इक्वेशन में से कहाँ एसिटेट आयन मिल रहे हैं और कहाँ H प्लस आयन मिल रहे हैं। तो देखो ये जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है यहाँ से आपको एसिटेट आयन मिल जाएगा ना, और सेकंड वाली जो इक्वेशन है वहां से आपको H प्लस मिल जाएगा। ओके, बाकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें Na प्लस और Cl माइनस है जो हमारे काम की नहीं है। तो हमें कौन सी दो इक्वेशन से काम होगा, थर्ड और सेकंड से, क्योंकि उसमें हमारा एसिटेट और H प्लस मिल जाएगा। तो आप कैसे अप्लाई करोगे इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं एप्लीकेशन भी बता देती हूँ। आप अप्लाई करोगे फॉलोअर्स लो, फाइंड आउट करोगे एसिटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो आपको क्या करना है कि जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें आपका एसिटेट आयन छुपा हुआ है और सेकंड इक्वेशन में H प्लस आयन छुपा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 2 को ऐड कर दोगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके काम की नहीं है तो उसे माइनस करेंगे, -1। क्लियर। तो थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसिटेट के लिए 90 दी हुई है, ठीक है। तो 90 प्लस सेकंड भी ऐड करना है, सेकंड की मोलर कंडक्टिविटी 420 है प्लस 420 माइनस क्या होगी फर्स्ट की मोलर कंडक्टिविटी यानी 125। सो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा, जो भी इसका वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। इस तरह से हम फॉलोअर्स लो को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ देख लेना है, आपको गिवन होंगे कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट विद देयर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आपसे एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा जिसमें आपको गिवन की मोलर कंडक्टिविटी को यूज करना है। कैसे यूज करोगे वो आप उनको फॉलोअर्स लो अप्लाई करोगे, उन्हें ओपन करके लिखोगे, फिर देखोगे कौन कौन से आयंस चाहिए वो आयंस ले लोगे, जो आयन नहीं चाहिए उस वाली इक्वेशन को कट कर दोगे। इसके और एग्जांपल हम देखेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर होगा फॉलोअर्स लो। और एक चीज और है कि हमारा जो
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो आज फिनिश हो चुका है। अब हम इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे हमारी कंसेप्ट और क्लियर होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो। और इसके अलावा नोट्स अपने प्रिपेयर रखो, आप इन्हें पढ़ते चलो। ये जो नोट्स है आपके लिए एनफ है। न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दो, आप न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, फिर हमारा जो चैप्टर है वो अच्छे से परफेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।